टॉपिक है 19वीं व 20वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। ये फर्स्ट ग्रेड ए में लगता है ये टॉपिक है। तो इसको समझिए कि सबसे पहले 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने भारत की तात्कालिक जड़ता को समाप्त किया और देश के जनजीवन को झकझोर दिया। जहां इसने इसने जहां एक और धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों का आह्वान किया था, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसे पुनर्जागरण आंदोलन ने धार्मिक उपदेशों के साथ साथ आंदोलन के नेताओं ने भी आंदोलन के नेताओं ने स्वतंत्रता और समानता का भी उपदेश दिया। भारत पर अंग्रेजों की विजय ने भारतीय समाज की कमजोरियों गिरी हुई हालत को स्पष्ट कर दिया। अतः कुछ विचारशील और बुद्धिमान भारतीयों ने देश की दुर्दशा, पिछड़ेपने और विदेशियों के समक्ष अपनी पराजय के कारणों की खोजबीन शुरू की तथा देश के उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगे। ऐसे ही कुछ विद्वान हुए। सर विलियम जोन्स है, जेम्स प्रिंसेप है, चार्ल्स विल्किंस है, मैक्स मुलर है, ये सभी यूरोपियन थे, किंतु अपने शोधों से इन्होंने भारतीयों के समक्ष अपने गौरवपूर्ण अतीत को रखा। इनके अतिरिक्त भारतीय विद्वानों राजाराम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि का योगदान भी अतुल्य था। फिर राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व राजाराम मोहन राय 1772-1833 ने किया था। इसी कारण राजाराम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। ठीक है। तो राजाराम मोहन राय को भारत का नव जागरण का अग्रदूत कहते हैं, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक है और आधुनिक भारत का पहला महान नेता राजाराम मोहन राय कहा जाता है। राजाराम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय भाषाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म एवं परंपराओं का अध्ययन किया था और विदेशी भाषाओं द्वारा इस्लाम, ईसाई एवं विश्व के अन्य धर्मों का अध्ययन भी किया था। इससे वे विश्व के अन्य भागों, विशेषकर यूरोप की सभ्यता, संस्कृति तथा आधुनिक ज्ञान के संपर्क में आए। ठीक है। इसके बाद में है, देखिए, उन्होंने पश्चिम के आधुनिक ज्ञान, विचार और दृष्टिकोण का समर्थन किया और जानने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की जबरदस्त वकालत की थी। 1814 में राजाराम मोहन राय कलकत्ता में रहने लगे, जहां अपने युवा समर्थकों के सहयोग से उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्होंने 1803 से 14 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी के अधीन कार्य भी किया था। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया। कौन सा विचार व्यक्त किया? कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। 1819 में उन्होंने मूर्ति पूजा पूर्व शास्त्रार्थ में मद्रास के विद्वान सुब्रह्मण्यम शास्त्री को पराजित किया। राजाराम मोहन राय का प्राचीन ग्रंथों और दर्शन में विश्वास था, परंतु अंतिम रूप से वे मानव विवेक तथा तर्क शक्ति पर निर्भर रहते थे। ईसाई धर्म के अंधविश्वासों की भी उन्होंने आलोचना की तथा ईसा मसीह के देवत्व को मानने से इनकार कर दिया था। किसने? राजाराम मोहन राय ने। इससे उनके कई ईसाई मित्रों को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि हिंदू धर्म के प्रति राजाराम मोहन राय के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए उन लोगों ने उम्मीद की थी कि अंततः वे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। 1820 ईस्वी में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ए गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस प्रेस ने कुमार टैगोर के छद्म नाम से लिखी थी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश को उनकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। ठीक है। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक
नए समाज की ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराचंद चक्रवर्ती थे। इस सभा का उद्देश्य था राजाराम मोहन राय की मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म में सुधार लाना। समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ब्रह्म समाज ने केशववाद का समर्थन किया था और कहा कि जीवात्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। ठीक है। फिर है राजाराम मोहन राय ने सप्रमाण बताया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। इस दावे के समर्थन में उन्होंने वेद व 5 प्रमुख उपनिषदों इससे केन, कठ, मुंडक व मांडुक्य का बंगला भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बनाई गई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न किसी पुस्तक या पुरुष को निर्वाण अथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। ठीक है। राजाराम मोहन राय के चिंतन एवं गतिविधियों का क्षेत्र केवल धर्म ही नहीं था। राजाराम मोहन राय के चिंतन एवं गतिविधि का क्षेत्र केवल धर्म ही नहीं था, उन्होंने समाज सुधार हेतु भी कार्य किया। राजाराम मोहन राय ने उस समय की बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किया। इस प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के हवाले से यह साबित करने की कोशिश की कि मौलिक हिंदू धर्म इस प्रथा के खिलाफ था। 1811 ईस्वी में जब राजाराम मोहन राय की भाभी सती हो गई थी, तो वे इस प्रथा को समाप्त करने हेतु कटिबद्ध हो गए, यानी तैयार हो गए। राजाराम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अधिनियम 17 के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजाराम मोहन राय के सती प्रथा विरोधी होने के कारण उनके मित्र भवानी चरण बंदोपाध्याय उनसे अलग हो गए और समाचार चंद्रिका नामक नई पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने? राजाराम मोहन राय ने। राजाराम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक समर्थक और प्रचारकों में से एक थे। उनके विचार से भारत में आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया था। उन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में स्थापना कराई, जो अपने आप में एक बड़ी घटना थी। उन्होंने 1823 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर व विलियम एडम के साथ मिलकर कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसे लगभग नास्तिकों का समुदाय कहा गया है। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारत विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञानों की भी पढ़ाई होती थी। बंगला भाषा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्वयं एक बंगला व्याकरण का संकलन किया। राजाराम मोहन राय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। उन्होंने स्वयं बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ठीक है। फिर है राजाराम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली और जगह जगह उन्होंने स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन और हर प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और जुल्म का विरोध किया। कहा जाता है कि 1821 में नेपाल में क्रांति की विफलता की खबर से बहुत दुखी हुए थे, पर 1823 में जब स्पेनिश अमेरिका में क्रांति सफल हुई तो इस खुशी को उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर मनाया। राजाराम मोहन राय का दृष्टिकोण उदार, व्यापक और अपेक्षाकृत आधुनिक था। उनके विचारों एवं व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप उनके विचारों पर पड़ी। ब्रह्म समाज का कोई धर्मग्रंथ नहीं था और न ही राय ने कभी यह दावा किया कि वे हिंदू धर्म से अलग कोई नया धर्म स्थापित कर रहे हैं। इन्होंने हिंदू धर्म को ही नवीन, आधुनिक एवं सरल बनाया। राजाराम मोहन राय ब्रिटिश शासन के समर्थक थे तथा भारत की तुरंत स्वतंत्रता न चाहकर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी चाहते थे। राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन किया था, जिससे लोगों में नव जागरण आ सके। प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय शक्तियों का पृथक्करण और सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण जैसी मांगें सर्वप्रथम राजाराम मोहन राय ने की। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, जिसने उन्हें राजा की उपाधि दी थी,
अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। वहीं ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उन्हें दफना दिया गया। ब्रिस्टल में ही राजा राममोहन राय की समाधि है, जिस पर हरी के नाटक एक एक उछन से लिखे हुए हैं। राजा राममोहन राय द्वारा रचित साहित्य समाचार पत्र तुहफत उल मुहावेदी ने एकेश्वरवादियों का उपहार फारसी भाषा में 1804 ईस्वी में, मर्जातुल अदियान फारसी भाषा में, मंजारतुल अदियान फारसी भाषा में, हिंदू उत्तराधिकार नियम संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में 1821 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका, फिर है मिरातुल अखबार फारसी भाषा में 1822 ईस्वी में, और बंगदूत हिंदी भाषा में 1829 ईस्वी में। ठीक है। फिर है बर्मे मैनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में, 3 अपील्स टू द क्रिश्चियन पब्लिक। राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संगठन एवं काम में ढीला पड़ने लगा। फिर भी वह इस बीच किसी तरह कायम रहा। जब देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 इसमें शामिल हुए तो संस्था में एक बार फिर जान आ गई। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक पुस्तिका का भी संकलन किया था। ठीक है। इसके बाद में वे देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन ने 1834 को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। उनके प्रभाव में समाज ने हिंदू धर्म के सर्वोत्तम विश्वास और नैतिक आचरणों को बनाए रखने की कोशिश की। उनके आचार्यत्व में समाज बहुत लोकप्रिय रहा तथा बंगाल से बाहर इसकी शाखाएं संयुक्त प्रांत पंजाब तथा मद्रास में खोली गई। मगर शीघ्र ही केशव चंद्र के उदारवादी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। इसके बाद में केशव चंद्र कई बातों से हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे और संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को उचित नहीं समझते थे। अब उनकी सभा में सभी धर्मों ईसाई, इस्लाम, पारसी और चीनी के धर्म ग्रंथों का पाठ होने लगा। ऐसे ही सवालों पर मतभेद बढ़ता गया और अंत में देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र से आचार्य की उपाधि भी छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज